वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कहते हैं अ जनरेशन विच इग्नोर्स हिस्ट्री हैज नो पास्ट एंड नो फ्यूचर। ऑफ कोर्स वी आर नॉट दैट जनरेशन। हमें हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बखूबी पता है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी बोरिंग तो लगती है और कई बार पढ़ते वक्त नींद भी आने लग जाती है। लेकिन क्या हो कि हम हिस्ट्री को एनिमेशन के थ्रू बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से कवर करें। तो आज के इस सेशन में हम बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एनिमेशन के थ्रू प्रॉपर सीक्वेंस में कवर करेंगे। इससे इसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और ये मजेदार भी होगा। इसके पहले कि हम अपनी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की इस जर्नी में आगे बढ़ें, मैं थोड़ी सी बातें आपको और भी बता देता हूं कि ओनली आईएएस के पास कई सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफर करता है एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल। एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री इंग्लिश में अवेलेबल है, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप कवर कर लोगे। पीएसआईआर हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट अवेलेबल है। हिंदी लिटरेचर ऑफ कोर्स इन हिंदी, सोशियोलॉजी हिंदी और इंग्लिश, ज्योग्राफी भी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। यूपीएससी के जो भी आपके ऑप्शन कोर्सेज हैं उनके बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, 10 रिवीजन टेस्ट होंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होंगी, पीपीटीज वगैरह डाउनलोडेबल होंगी, डेली क्लास नोट्स मिल जाएगी, पीवाईक्यू का एनालिसिस होगा, डाउट सेशंस होंगे और आपकी कोर्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी। जो कोर्स की स्टार्टिंग फी है दैट इज 8,999। इन कोर्सेज के बारे में एडिशनल डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की इस जर्नी में। दोस्तों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे प्यारे भारत को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है और ऐसा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की रिच हिस्ट्री की वजह से। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। और दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और ये हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, इन तीनों पार्ट्स में आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, जहां हम एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी डिटेल्स और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानेंगे। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने हिस्ट्री के साथ किया था। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसके 3 सबसे बड़े थीम्स हैं: हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसके अलावा गुप्ता पीरियड को भी एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और ऐसे में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को हम प्री हिस्टोरिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक में डिवाइड कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से, जिसकी टाइमलाइन 30 लाख से 10,000 BC तक मानी जाती है। दोस्तों, हम बता दें कि स्टोन एज उस पीरियड को रेफर किया जाता है जब मैक्सिमम स्टोन टूल्स का यूज हुआ करता था। और प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में भी 5 पीरियड्स आते हैं और ये हैं पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और आयरन एज। पैलियोलिथिक एज का अर्लीस्ट पीरियड प्लेस्टोसीन पीरियड या आइस एज में डेवलप हुआ और इस पीरियड में मेनली हैंड एक्स और क्लेवर का यूज किया जाता था। दोस्तों, इस पीरियड के एविडेंस की बात की जाए तो इसके एविडेंस पंजाब में सोन वैली में, पाकिस्तान में मिर्जापुर में और उत्तर प्रदेश के बेलन वैली में पाए गए हैं। इस टाइम पीरियड में कटिंग के लिए मैक्सिमम स्टोन वेपन का यूज किया जाता था और इन्हीं स्टोन वेपन्स के बेसिस पर इस टाइम पीरियड को 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। आइए अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की, जिसमें मेनली फ्लेक्स और स्क्रैपर्स यूज किए जाते थे। और मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के एविडेंस हमें नर्मदा, तुंगभद्रा और डेक्कन इंडिया में मिल जाते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की, जिसे आइस एज का लास्ट पीरियड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस समय तक क्लाइमेट कंपैरेटिवली वार्मर और लेस ह्यूमिड होने लगा था। और अगर इस एज की एक और स्पेशलिटी की बात करें तो इस एज में टूल्स और टेक्नोलॉजी में खूब इनोवेशन हुआ, जैसे बोन टूल्स, नीडल्स, हार्पून्स, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, फिशिंग टूल्स और ब्यूरन टूल्स एटसेट्रा। दोस्तों, अगर इन सबकी एविडेंस को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स और ब्यूरन्स एटसेट्रा मिले हैं। इसके अलावा बेलन, सोन, छोटा नागपुर प्लेटू, महाराष्ट्र, ओडिशा, ईस्टर्न घाट्स में भी अपर पैलियोलिथिक एज के मेजर साइट्स पाए गए हैं। भारत में बोन टूल्स का एविडेंस कुर्नूल और मुचाटला, चिंतामणि गवी के केव साइट में पाए गए हैं। और अब आइए बात करते हैं मीसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज की, जिसका टाइम पीरियड 9000 से 4000 BC तक कंसिडर किया जाता है। इस टाइम पीरियड को मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच का
चेन कहा जाता है। और दोस्तों भारत में मीजोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की खोज का क्रेडिट जॉन एवन को जाता है। दोस्तों इस टाइम पीरियड की मेन साइट्स को देखें तो भीमबेटका, महादहा, सराय नहर राय, आदमगढ़ और लंगनाज एटसेट्रा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भीमबेटका की पेंटिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है। इसके बाद अब नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड 7000 से 1000 BC तक था, उसकी बात करें तो भारत में नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल को डिस्कवर करने का क्रेडिट डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। दोस्तों इस टाइम पीरियड में कैटल, शीप और गोट्स जैसे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। इस टाइम पीरियड की मेन साइट में से एक मेहरगढ़ है, जो ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही कश्मीर वैली, चिरन, दाऊजाली हेडिंग, बेलन वैली और मस्की एटसेट्रा यहाँ की प्रमुख साइट्स हैं। दोस्तों चुपानी मंदो और बेलन वैली में पॉटरी के यूज का भी अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। इसी तरह से कुलदीवा और महागरा में राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस भी मिले हैं। और अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ की मेन साइट्स हैं मस्की, ब्रह्मागिरी, हल्लूर एंड कोडिकल इन कर्नाटका, पीएमपल्ली इन तमिलनाडु एंड उटनूर इन आंध्र प्रदेश। और लास्टली हम कह सकते हैं कि नियोलिथिक एज में इकोनॉमी का मेन फीचर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड मेटलर्जिकल प्रोग्रेस है। आइए अब बात करते हैं चैल्कोलिथिक एज की। दोस्तों चैल्कोलिथिक एज या स्टोन कॉपर एज को भारत का फर्स्ट मेटल एज कंसिडर किया जाता है और हड़प्पन कल्चर को चैल्कोलिथिक कल्चर का ही पार्ट माना जाता है। इस टाइम पीरियड की मेन साइट्स साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दोस्तों साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में इसके अलावा तमिलनाडु के पय्यमपल्ली में कई ब्रॉन्ज और कॉपर ऑब्जेक्ट्स, टेराकोटा फिगराइन और पॉटरी पाए गए। इतना ही नहीं दोस्तों, नवदातुली, जोरवे, दाइमाबाद, अहरबनास, मालवा, इनाम गांव, सोनगांव, नासिक, महगाम, कौशाम्बी, आलमगीरपुर और रोपर एटसेट्रा भी इस टाइम पीरियड की मेन साइट है। और अब अगर हम इस एज के भी एविडेंस को देखें तो स्टोन ब्लेड के साथ भी स्टोन एक्स के भी यूज का सोर्स मिलता है। दोस्तों इस टाइम पीरियड में ज्यादातर घर मिट्टी के ही बने होते थे। और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो राइस, व्हीट, मिलेट, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन पीस और मूंग जैसे क्रॉप्स और पल्सेस ग्रो किए जाते थे, जिसके एविडेंस नवदातुली महाराष्ट्र में पाए गए। दोस्तों इस टाइम पीरियड के दौरान ही पूरे भारत में रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। अब हम देखेंगे आयरन एज के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1000 से 500 BC तक माना जाता है। इंडिया में आयरन एज का फर्स्ट एविडेंस अतरंजी खेड़ा में मिलता है। इस एज की स्पेशलिटी ये है कि तब ह्यूमंस ने डिफरेंट लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को डेवलप कर लिया था, जिससे उस समय के लिटरेचर एंड हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना पॉसिबल हो पाया। दोस्तों कर्नाटका की हल्लूर और मस्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और तमिलनाडु का आदि चल्लनूर आयरन एज के इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 2500 से 1750 BC तक माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन साउथ एशिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी। 1921 में फर्स्ट टाइम दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और जॉन मार्शल इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज करने वाले फर्स्ट स्कॉलर थे। कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग इंडस वैली का मोस्ट एक्सेप्टेड टाइमलाइन 2500 से 1750 BC तक माना जाता है। इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज के वाइड यूसेज के कारण इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, छानहुदारो, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा, कालीबंगन जहां से ब्लैक बैंगल्स मिले थे, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, कोटीदीजी, अमरी और सुक्तागेंडोर एटसेट्रा इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन साइट्स हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कंसीडर किया जाता है और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है। और भारत में राखीगढ़ी इंडस सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट मानी जाती है। पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कंसीडर किया जाता है और इस पीरियड में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट ट्रेड मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन आइडल मिलने के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैट्रियार्कल माना जाता है। इसके साथ ही कई हिस्टोरियंस फ्लड को इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड का एक बड़ा रीजन मानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब हम वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 6000 BC तक कंसिडर किया जाता है। दोस्तों वैदिक वर्ड वेद से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ने वैदिक कल्चर को डेवलप किया था
और आर्यन एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सुप्रीम। आर्यंस अपने नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनकर पहुंचाते थे, जिसके कारण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा गया है। बोकासगो इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 4 प्रमुख वैदिक गॉड्स थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आर्यंस का मेंशन अनाटोलिया के हिटे इंस्क्रिप्शन, इराक के कसीटे इंस्क्रिप्शन और सीरिया के मिटानी इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। और इस समय इंडो आर्यंस एंड संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी और वैदिक कल्चर को कन्वीनियंस से स्टडी करने के लिए इसे 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। आइए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो इस एज की डिटेल ऋग्वेदा के 10 मंडलास एंड 1028 हिम्स में मिलती है। अर्ली वैदिक पीरियड और आर्यंस 7 रिवर्स के किनारे सेटल हुए, जिस कारण इन्हें सब सिंधु भी कहा जाता है। ऋग्वेदिक टाइम में पॉलिटिकल सिस्टम मेनली मोनार्कियर थी और किंग की पोजीशन हेरिडेटरी थी और वॉर में जीतने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। इकोनॉमिकली ऋग्वेदिक सोसाइटी पास्चुरल और एग्रीकल्चर बेस्ड थी और इस टाइम के 2 मेन इंस्टीट्यूट्स थे, सभा जिसमें कुछ चीफ शामिल होते थे और एक बड़ी बॉडी समिति जिसका सपोर्ट किंग के लिए भी इम्पोर्टेंट था। इस टाइम पीरियड तक विमेन की सिचुएशन काफी बेहतर थी और सभा में विमेन का भी पार्टिसिपेशन होता था। इस टाइम पीरियड में सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जो कि थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और कॉमन पीपल, और शूद्र्स को ऋग्वेदिक पीरियड के लास्ट में ऐड किया गया था। ये डिवीजन ऑक्यूपेशन के बेसिस पर किया गया था और इस एज में फीमेल स्लेव्स का यूज डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता था, ना कि एग्रीकल्चरल और प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए। ऋग्वेदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और मारुत मेन गॉड थे, वहीं अदिति और उषा मेन गॉडेस थी। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, जिसका टाइम पीरियड अराउंड 1000 से 600 BC तक कंसिडर किया जाता है। इस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन का सोर्स सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। लेटर वैदिक ग्रंथों में भारत के 3 डिविजन्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिनमें पहला है आर्यवर्त जो कि नॉर्थ इंडिया में था, दूसरा है मध्य देश जो सेंट्रल में था और तीसरा है दक्षिण पाथा यानी कि सदर्न इंडिया। लेटर वैदिक पीरियड को संहिता के रूप में भी जाना जाता है और इस पीरियड के पेंटेड ग्रेवेयर और आयरन वेपन्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाए गए हैं। इस टाइम पीरियड में ही कुरु ने पांचालों के साथ मिलकर हस्तिनापुर को एस्टैब्लिश किया, जिनके कौरवास और पांडवा सक्सेसर थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की वॉर 950 BC के अराउंड हुई थी और इस वॉर के दौरान हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट भगवत गीता एग्जिस्टेंस में आई। इसके बाद वैदिक इकोनॉमी की बात करें तो इस पीरियड में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था और 1000 BC में मेगालिथिक कल्चर के बिगिनिंग के साथ ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन का यूज होने लगा था। शतपाठ ब्राह्मण ग्रंथ में प्लाउ रिलेटेड रिचुअल्स की भी इंफॉर्मेशन मिलती है और व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस एटसेट्रा इस समय के मेन क्रॉप्स थे। वहीं वैदिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जाने तो लेटर वैदिक पीरियड तक सभा एंड समिति ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी और इसके स्थान पर पॉलिटिकल पावर में इंप्रूवमेंट हुआ था। विदत पूरी तरह से खत्म हो गई और सभा एंड समिति जारी रही, लेकिन किंग्स एंड रॉयल क्लास की वजह से इनका नेचर बदल गया। अब गैदरिंग्स में वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता था और ट्राइब्स के नाम एरिया बन गए थे। पांचाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किंग्स के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जैसे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद वैदिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस टाइम पीरियड तक सोशल डिवीजन स्ट्रिक्ट नहीं थी। इस टाइम में फादर की पावर काफी बढ़ गई थी और वह अपने बेटे को प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड भी कर सकता था। इसके अलावा इस टाइम ही गोत्र संस्था का राइज हुआ और एक्सोगैमी का प्रचलन शुरू हुआ। इसके अलावा वैदिक पीरियड में केवल 3 आश्रम्स मेंशन है और ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आइए अब वैदिक पीरियड के मेन गॉड्स और रिचुअल को भी देख लेते हैं। इस टाइम पीरियड में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की इंपॉर्टेंस कम हो गई और इनकी जगह पर प्रजापति या क्रिएटर को सुप्रीम माना गया और साथ ही रुद्र और विष्णु जैसे देवताओं की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई। इस टाइम पीरियड में ही आइकोनोग्राफी और आइडोलेट्री पूजा स्टार्ट हुई। पूषण जो एनिमल हस्बेंड्री के देवता थे वो अब शूद्रों के देवता बन गए। 600 से 300 BC के दौरान शौत सूत्रास और गृह सूत्रास का राइज हुआ और इसके अंडर मेनली हवन, योग, इतिहास और स्तर आते हैं। दोस्तों वैदिक पीरियड के लास्ट टाइम तक
हिंदू और वैदिक रिलीजन में काफी बुराइयां आ चुकी थी, जिसके कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हुआ। और आइए अब इन दोनों के फाउंडर महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 563 BC से 483 BC तक बताया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में शाक्य रिपब्लिक की कैपिटल कपिलवस्तु में हुआ था। बुद्ध को सिद्धार्थ, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है और इनके फादर का नाम शुद्धोधन था और माँ का नाम महामाया था। जन्म के समय ही इनकी माँ की डेथ हो जाने की वजह से इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जिन्होंने इनको गौतम नाम भी दिया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल बताया जाता है। इनको 33 साल की एज में निरंजन या फल्गु नदी के किनारे कुरुवेला यानी बोध गया में एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी और 80 इयर्स की एज में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में साल ट्री के नीचे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। इसके साथ ही महावीर जैन, किंग प्रसेनजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्ध के ही कंटेम्प्रेरी थी। आइए अब बात करते हैं वर्धमान महावीर की, जिनका टाइम पीरियड 539 से 467 BC तक कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के करीब कुंदा ग्राम में हुआ था और ये ज्ञात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। बुद्ध और महावीर एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हैं। वर्धमान महावीर के पिता ज्ञात्रिका क्लैन के थे और माता त्रिशा लिच्छावी चीफ चेतिका की सिस्टर थी। और 42 इयर्स की एज में महावीर जैन को कैवल्य या सुप्रीम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। और इसके अलावा 72 इयर्स की एज पे पावापुरी में अराउंड 527 BC में महावीर ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की कुछ मेन डायनेस्टीज के बारे में, जिनमें से सबसे पहली है हर्यंका डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड लगभग 544 से लेकर 492 BC तक कंसिडर किया जाता है और इस डायनेस्टी से मगध के फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे बिंबिसार। बिंबिसार बुद्धिज्म के पेट्रन भी थे और इनके रेन के ड्यूरिंग मगध की कैपिटल राजगृह या गृहराज थी और मगध का फर्स्ट मेंशन हमें अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप पॉलिसी को अडॉप्ट करके अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की स्ट्रैटेजी अपनाई थी और जैन लिटरेचर में बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से मेंशन किया गया है। दोस्तों, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के फ्रेंड और मेंटोर भी थे। विनय पिताका के अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्धा से मिलने के बाद बिंबिसार इतने प्रभावित हुए थे कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। बुद्धिस्ट और जैन स्क्रिप्चर्स के अनुसार इनके बेटे अजातशत्रु ने अपने ही पिता को प्रिजनर बनाकर प्रिजन में डाल दिया था और उनकी मृत्यु 492 BC में हो गई। और दोस्तों, लगभग 516 BC में ईरानियन रूलर डैरियस द्वारा पंजाब और सिंध को एनेक्स किया गया और उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अरमैइक और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स इंट्रोड्यूस की। वहीं करीब 6th सेंचुरी BC में चर्वक द्वारा लोकायत या मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी प्रोपाउंड की गई। 6th सेंचुरी BC में जन्मे कपिला को संख्या सिस्टम का फाउंडर माना जाता है। अब लगभग 5th सेंचुरी BC की बात करें तो इस टाइम पाणिनि द्वारा संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी लिखा गया। इस टाइम पीरियड में गैंगेटिक प्लेन्स में टाउन्स डेवलप हुए और पहली बार कॉइन्स का यूज भी किया गया। चंडाल्स का पहला अपीयरेंस इंडियन सोसाइटी में भी इसी टाइम में देखने को मिलता है। दोस्तों, 492 से 460 BC के दौरान मगध और अजातशत्रु का रूल था। उन्होंने अंगा, लिच्छावी, वज्जी, कोसला और काशी डिस्ट्रिक्ट को अपने किंगडम में इंक्लूड कर एक वास्ट एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। अजातशत्रु के रेन में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और अजातशत्रु को हर्यंका डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और एग्रेसिव रूलर कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड में 2 इनोवेटिव वेपन्स का यूज किया गया है, जिनमें फर्स्ट है वॉर इंजन, जिसे महाशिला कंटक का नाम दिया गया है, और दूसरा है चैरियट विद मेस, जिसे रथमुसला के नाम से जाना जाता है। और इसी समय राजगृह का फोर्टिफिकेशन भी किया गया था। दोस्तों, 483 BC में राजगृह के सत्तापानी केव में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी, जिसके फर्स्ट चेयरमैन महाकश्यप थे और पेट्रन हर्यंका डायनेस्टी के रूलर अजातशत्रु थे। ये काउंसिल बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही ऑर्गेनाइज की गई और इसका मेन पर्पस था कि बुद्ध की शिक्षाओं को, जिसे सुता कहा जाता है, उसे और डिसाइपल्स के रूल्स को प्रिजर्व करना। अजातशत्रु के डेथ के बारे में बुद्ध और जैन लिटरेचर में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इस डायनेस्टी में ऑलमोस्ट सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके ही सत्ता हासिल की थी, जिसकी वजह से हिस्ट्री में इस डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हर्यंका डायनेस्टी के नेक्स्ट और अजातशत्रु के बेटे उदायीन के बारे में, जिन्हें उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उदायीन ने 460 से 444 BC तक
मगध के सिंहासन पर रूल किया था। उदयन ने सोन और गंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर पाटलिपुत्र सिटी का फाउंडेशन रखा और अपनी कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर की। और इसके बाद हर्यंका डायनेस्टी को शिशुनाग डायनेस्टी द्वारा सक्सीड किया गया और पाटलिपुत्र यानी मॉडर्न डे पटना को इसके कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। दोस्तों, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग थे, जिन्होंने लगभग 412 से लेकर 344 बीसी तक रूल किया था। इस समय वैशाली को टेम्पररी कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया था, जिसके बाद इस डायनेस्टी के रूलर कलाशोक द्वारा अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र फिर से ट्रांसफर कर दिया गया। अराउंड 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई और इस काउंसिल का वेन्यू वैशाली था और इसके चेयरमैन सबाकामी थे। इसके अलावा शिशुनाग डायनेस्टी के कालाशोक इस काउंसिल के पेट्रन थे। इसी काउंसिल में बुद्धिज्म, थेरवाड़ा और महासंघिका में डिवाइड। इसके बाद कलाशोक को डिफेंड कर महापद्मानंदा ने मगध डायनेस्टी में नंदा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। और दोस्तों, कहा जाता है कि महापद्मानंदा एक शूद्र थे, इसलिए नंदा डायनेस्टी को पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भी कहा जाता है। इस डायनेस्टी का उस टाइम पीरियड लगभग 344 से 323 बीसी तक माना जाता है और पाली टेक्स्ट में महापद्मानंदा को उग्रसेन का नाम दिया गया है। दोस्तों, महापद्मानंदा कलिंगा कॉन्कर करने वाले पहले रूलर थे और उन्होंने कलिंगा में कैनल का निर्माण करवाया, जिसके बारे में कलिंगा रूलर खरावेला ने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन करवाया है। इस इंस्क्रिप्शन से यह भी पता चलता है कि महापद्मानंदा कलिंगा से जनसेना की जैन मूर्ति भी उठा लाए थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस डायनेस्टी के लास्ट इंपॉर्टेंट एम्परर यानी धनानंद के बारे में, जिन्हें ग्रीक टेक्स्ट में अग्रेम्स या जैंड्रेम कहा गया है। धनानंद को एक पर्टिकुलर मेजरिंग स्टैंडर्ड नंदोपक्रमानी का क्रिएटर भी माना जाता है और इसके साथ ही अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया के कंटेम्पररी भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से लोग इनसे काफी डिससैटिस्फाइड थे, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य की मदद से इन्हें रिप्लेस कर मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखी। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त को ग्रीक राइटर सैंड्रो कोट्स के नाम से मेंशन करते हैं। और दोस्तों, मौर्यन एम्पायर को जानने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र बताया जाता है। नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट यूनिफिकेशन का क्रेडिट भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कॉन्टिनेंट के पहले बड़े एम्पायर की फाउंडेशन रखी, जिसमें बिहार, नेपाल, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया और डेक्कन शामिल है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रुद्रमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र प्रोविंस में सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया था। और चंद्रगुप्त की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी विशाखा दत्त की बुक मुद्रा राक्षस में मिलती है। दोस्तों, इसी टाइम पीरियड यानी कि अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी में ही फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में भी ऑर्गेनाइज की गई थी और इस काउंसिल के चेयरपर्सन स्थूलबाहु थे और चंद्रगुप्त मौर्य इसके पेट्रन थे। इसी काउंसिल में 14 जैन पूर्वाज को रिप्लेस कर 12 अंगास का कंपाइलेशन किया गया था। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने 298 से 273 बीसी तक मौर्य डायनेस्टी की सत्ता संभाली। बिंदुसार को ग्रीक में अमित्रोकेट्स के नाम से जाना जाता था और महाभाष्य में अमित्रघाट्स कहा गया है। तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क तरांथा ने बिंदुसार को कनकरर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज कहा है और इनके ही टाइम पीरियड में सीरिया के रूलर एंटियोकस द फर्स्ट ने डाइमेक्स नाम के एक एम्बेसडर को इंडिया भेजा था। इसके अलावा बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि ये एक काफी टॉलरेंट एम्परर थे। अब बात करते हैं बिंदुसार के बेटे और मौर्यन डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट रूलर अशोक के बारे में। एम्परर अशोक का टाइम पीरियड 273 से 223 बीसी तक कंसिडर किया जाता है और अशोक को जनरली वेरियस इंस्क्रिप्शन में देवना प्रिय नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा नोटेबली भब्रू इंस्क्रिप्शन में इन्हें प्रियदर्शी और मस्की इंस्क्रिप्शन में बुद्ध शाक्य के नाम से मेंशन किया गया है। इसके अलावा रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अपने इंस्क्रिप्शन द्वारा अशोका ने अपने एम्पायर के लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान उन्होंने एम्पायर के प्रोविंशियल कैपिटल्स तक्षशिला और उज्जैन के वाइसरॉयज अपॉइंट किए थे। अशोका के समय ही मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच गई थी और कलिंगा वॉर के डिस्ट्रक्शन के बाद अशोक ने मुगालिपुत्र तिस्सा के गाइडेंस में बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। इसके बाद ही अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में 250 बीसी में कन्वीन कराई। इस काउंसिल का वेन्यू पाटलिपुत्र था और इसके चेयरमैन मुगालिपुत्र तिस्सा थे। इस काउंसिल के आउटकम के रूप में अभिधामा पिटक्का का कंपाइलेशन हुआ और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को सेलोन या श्रीलंका एक्सपीडिशन पर भेजा। अराउंड 200 बीसी की बात करें तो ये वो समय था जब ग्रीक्स ने भारत पर अटैक किया। इस समय तक भारत के सेंट्रल एशिया के साथ वाइड स्प्रेड रिलेशन बिल्ड हुए थे और इंडियंस ने
ग्रीक कल्चर से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक है। कारगिल संहिता में मेंशन्ड है कि इंडिया ने एस्ट्रोलॉजी ग्रीक से अडॉप्ट की थी और ग्रीक्स के बाद अब सेंट्रल एशिया के शाकाज ने भारत पर अटैक किया। शाका ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स को ग्रीक से ज़्यादा कैप्चर किया और इंडिया में शाकाज मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। इनकी फर्स्ट ब्रांच तक्षशिला और मथुरा में और सेकेंड ब्रांच नासिक एंड उज्जैन में लोकेटेड थी। मथुरा के फर्स्ट शाका रूलर राजुल थे और उज्जैन के सबसे प्रोमिनेंट शाका रूलर रुद्रदामन थे, जिनकी इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। और इनके बाद हम बात करेंगे पर्थियंस या पहलव्स की, जो सेंट्रल एशिया में ईरान से आए थे। इंडिया में पर्थियन एम्पायर के एक्चुअल फाउंडर मिथ्रीडेट्स द फर्स्ट थे और इनके बाद भारत में कुशानों की एंट्री हुई। ये सेंट्रल एशिया में वेस्टर्न चाइना के याची कास्ट के थे और दोस्तों साक एरा और शाक संवत का फाउंडेशन कनिष्क ने किया था। एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कनिष्क का रूल 78 एडी से स्टार्ट हुआ था और कनिष्क ने ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडलवन में ऑर्गेनाइज कराई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन वासुमित्र थे और वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे। नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि इस काउंसिल की पूरी डेलिब्रेशन संस्कृत में ही कंडक्ट करवाई गई थी और इसके अलावा बुद्धिज्म के हीनयान और महायान का डिवीजन भी इसी काउंसिल में हुआ था। इस टाइम पीरियड में अभी धम्म टेक्स्ट का प्राकृत से संस्कृत में ट्रांसलेशन भी किया गया और कनिष्का के टाइम में ही भारत में 2 न्यू आर्ट स्टाइल डेवलप हुए, जिसे गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुशानों को गोल्ड और कॉपर कॉइन्स इशू करने का भी क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मौर्यन एम्पायर को शुंगा एम्पायर ने रिप्लेस किया था और शुंगा एम्पायर के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग थे। मौर्य एम्पायर के कमांडर रह चुके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यन एम्पायर के लास्ट एम्परर बृहद्रथ की हत्या कर 185 BC में शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड 185 से 149 BC तक कंसिडर किया जाता है। शुंग डायनेस्टी की कैपिटल पाटलिपुत्रा थी और दूसरी कैपिटल विदिशा थी, जो अग्निमित्र के बेटे के एडमिनिस्ट्रेशन में थी। अपने रेन के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का कंस्ट्रक्शन कराया और पुष्यमित्र ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे और उन्होंने ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। देवभूति शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और आपको बता दें कि शुंग रूलर्स ने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स बड़ी मात्रा में जारी किए थे। इस टाइम पीरियड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड हुआ और रियलिस्टिक ह्यूमन डिपिक्शन इंडियन आर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। दोस्तों शुंग एम्पायर को कण्व डायनेस्टी ने रिप्लेस किया और शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवभूति की हत्या उसके मिनिस्टर वासुदेव द्वारा की गई और इस तरह से कण्व डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई। कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर शुश्रमान की हत्या सिमुक द्वारा की गई और एक नई ब्राह्मण डायनेस्टी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया। सातवाहन एम्पायर की कैपिटल प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी और इस डायनेस्टी के रूलर सतकर्णी द फर्स्ट के बारे में नंगिका के नानघाट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इन्होंने ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन के फॉलोअर्स को लैंड ग्रांट किया और सतवाहना डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग गौतम पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। अराउंड 165 से 194 एडी तक सतवाहन डायनेस्टी के लास्ट किंग यज्ञश्री सतकर्णी का टाइम पीरियड था। सतवाहना द्वारा बहुत सारे चैत्यास और विहारास कंस्ट्रक्ट कराए गए, जिनमें से फेमस मॉन्यूमेंट्स नासिक, कन्हेरी और करले हैं। सतवाहना की ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी और इन्होंने मेनली कॉपर, ब्रॉन्ज और पोर्टिन कॉइन्स इशू किए थे। सतवाहन्स के बाद अब हम बात करते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी की। और दोस्तों इक्ष्वाकु रूलर्स पहले सतवाहना एम्पायर में नाइट्स हुआ करते थे। इस डायनेस्टी के फाउंडर श्री शंतमूल थे और इस डायनेस्टी के एक सक्सेसर वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुनी कोंडा स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कलिंग की चेदी डायनेस्टी की। चेदी डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर खारवेल थे और खारवेल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में इनके द्वारा साउथ के 3 पावरफुल स्टेट चोला, चेरा और पांड्या को डिफीट करने के बारे में मेंशन किया गया है। चेदी डायनेस्टी के बाद अब हम बात करते हैं वाकाटक डायनेस्टी के बारे में, जिसके फाउंडर विंध्य शक्ति थे। अजंता केव नंबर 9 एंड 10 वाकाटक डायनेस्टी में ही क्रेव आउट किए गए थे और अराउंड 150 टॉलेमी की ज्योग्राफी का लास्ट टाइम था, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी संगम पीरियड की, जिसका टाइम पीरियड 4th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD के बीच माना जाता है। एंशिएंट तमिलनाडु में 3 संगम्स को पॉपुलरली मुचंगम्स के नाम से जाना जाता था और ये संगम्स पांड्यन किंग के पेट्रेज में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। संगम लिटरेचर तमिलकम एंशिएंट साउथ इंडिया की हिस्ट्री का मेन सोर्स है और ये लिटरेचर 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी C के दौरान लिखे गए थे। संगम एज की मेजर कॉम्पोजिशन लव और वॉर थीम्स पर बेस्ड थी और ये कॉम्पोजिशंस पोएटिक फॉर्मेट में कंपोज की गई थी।
इस टाइम पीरियड में संगम रॉयल पेट्रनेज के अंडर ही तमिल पोएट्स की असेंबलीज या कॉलेज भी आयोजित किया गया। तुलक्कपियम, एत्तु तोके, पत्तु पपातु और पदीने किल्ले कड़कू एक्सेट्रा संगम एज के मेजर वर्क्स हैं। इस एज में शिल्पादिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि जैसे इंपॉर्टेंट एपिक्स भी लिखे गए थे और 3rd सेंचुरी एडी के एंड तक संगम पीरियड ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ मूव करने लगा। संगम एज के बाद अब हम बात करते हैं 1st सेंचुरी एडी से 5th सेंचुरी एडी के बीच के टाइम पीरियड की। और दोस्तों, ये वह समय था जब अजंता की पेंटिंग्स को बनाया गया था। अजंता पेंटिंग्स वकाटका किंग्स के पेट्रेज में बनाया गया था और अजंता की पेंटिंग्स जनरली बुद्धिज्म थीम पर बेस्ड थी। यहाँ की पेंटिंग्स ज्यादातर लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक स्टोरीज पर बनी हुई थी और अजंता में टोटल ऐसी 29 केव्स हैं। अजंता केव्स के बारे में चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर पाइन, जो चंद्रगुप्त II के रूलिंग पीरियड में इंडिया आए थे, और यून सांग, जिन्होंने हर्षवर्धन एम्परर की टाइम पीरियड में इंडिया को विजिट किया था, उनकी बुक्स में भी इसका मेंशन मिलता है। अजंता की इन केव्स को 1983 में यूनेस्को द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, 4th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ खास देखने को नहीं मिला। बाय द 3rd सेंचुरी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कुषाण रूल का भी एंड हो चुका था और कुषाण एम्पायर को अफगानिस्तान और वेस्ट ऑफ इंडस में सैसेनियन पावर के द्वारा दबाया गया। दोस्तों, 319 एडी के आसपास गुप्ता एरा, जिसे एंशिएंट गोल्डन एज भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत होती है और इस टाइम पीरियड में आर्ट, आर्किटेक्चर, संस्कृत लिटरेचर, स्टोन स्कल्पचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी और फिलॉसफी एटसेट्रा की फील्ड में काफी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्ता थे, जिन्होंने महाराजा का टाइटल अज्यूम किया था, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी की एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त I थे और इन्होंने 319 से 334 एडी के बीच रूल किया था। चंद्रगुप्त पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने महाराजा धिराज द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स का टाइटल अज्यूम किया था। करीब 319 से 320 एडी के बीच में उनका हुआ, जिसे गुप्ता संवत एरा के रूप में जाना जाता है। कुमार देवी एंड चंद्रगुप्त पहले गोल्ड कॉइन्स या दिनाराज इशू करने वाले रूलर हैं और मेहरौली आयरन पिलर में इनके एक्सटेंसिव कन्क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन मिलता है। चंद्रगुप्त I के बाद समुद्रगुप्त इस डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर बनते हैं और इनका टाइम पीरियड लगभग 335 से 300 एडी तक बताया जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त I के बेटे और गुप्ता डायनेस्टी में उनके सक्सेसर थे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ में बहुत सारे किंग्स को डिफीट किया और उन्होंने अश्वमेध के जरिए गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, अश्वमेध कॉइन्स भी इशू किए। और फेमस हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। इसके अलावा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु कहा गया है। और गुप्ता डायनेस्टी में अब बारी आती है नेक्स्ट रूलर यानी चंद्रगुप्त II की, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनका टाइम पीरियड लगभग 380 से 414 एडी तक बताया जाता है। इस टाइम पीरियड को वाटरमार्क पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी भी कहा जाता है और इस टाइम पीरियड में विक्रमादित्य ने परम भगवत टाइटल को अज्यूम किया था। इन्हीं के कोर्ट में फेमस नवरत्न मौजूद थे, जो कालिदास, अमर सिन्हा, धन्वंतरी, ब्रह्ममित्रा, अरारुचि, घटकर्ण, शापकर्णक, वेला भट्ट और शंकु थे। और चाइनीज बुद्धिस्ट मंक फाइन ने इनके कोर्ट को विजिट किया था। लिटरेचर के फील्ड में इनके शासनकाल में बहुत प्रोग्रेस हुआ था और इसी समय को कालिदास का युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त II ने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे और इस एज में गोल्ड कॉइन्स को दिनार और सिल्वर कॉइन्स को रूपक कहा जाता था। इस टाइम पीरियड के दौरान अराउंड 400 एडी तक महाभारत, रामायण एंड मेजर पुराणास लिखे जा चुके थे। दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद अब हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर यानी कुमार गुप्ता I के बारे में। इनका टाइम पीरियड 415 से 455 एडी तक था। कुमार गुप्ता I ने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया गया 448 एडी का एक गुप्ता इंस्क्रिप्शन डेसिमल सिस्टम के बारे में बताता है। इस टाइम पीरियड में गुप्ता एरा की सबसे ज्यादा कॉइन्स बयाना मुद्रा भांड राजस्थान से मिले हैं। इसके साथ ही भीतरी इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिली है कि कुमार गुप्ता I के लास्ट डेज में पुष्यमित्र नामक जातियों ने गुप्ता एम्पायर पर अटैक कर दिया था और उनसे लड़ने के लिए इनके बेटे स्कंदगुप्त को भेजा गया और वो उनको हराने में सक्सेसफुल रहे। अराउंड 455 से 467 एडी तक का टाइम स्कंदगुप्त का माना जाता है। और दोस्तों, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक को भी रिपेयर करवाया था। इसके अलावा हुनाज इन्वेजन को रोकने का क्रेडिट भी स्कंदगुप्त को दिया जाता है। स्कंदगुप्त के बारे में भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, काहुम पिलर इंस्क्रिप्शन और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है। और 467 एडी में स्कंदगुप्त की डेथ के बाद गुप्ता एम्पायर का भी एंड हो जाता है। विष्णुगुप्त 540 से 550 सी तक गुप्ता एम्पायर के लास्ट रिकग्नाइज्ड गुप्ता रूलर थे।
गुप्ता एरा को इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से गोल्डन एज माना जाता है और आर्ट से लेकर आर्किटेक्चर तक हर फील्ड में प्रोग्रेस इस पीरियड में देखा जा सकता है। गुप्ता एम्पायर का ग्रेटेस्ट टेम्पल देवगढ़ का दशावतार टेम्पल है और गुप्ता किंग्स द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप्स में सारनाथ का धार्मिक स्तूप नोटेबल है। दोस्तों 5th सेंचुरी के एंड आते आते ईस्टर्न मालवा और सेंट्रल इंडिया के एक बड़े पार्ट में हुणास ने कब्जा कर लिया था। और दोस्तों 400 से 500 एडी यानी 5th सेंचुरी का समय नारद स्मृति का समय माना जाता है। इस समय आर्यभट्ट की बुक आर्यभाटिया लिखी गई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया को इस पीरियड में ही जीरो और डेसिमल सिस्टम के बारे में भी जानकारी मिली। दोस्तों अब अगर 512 एडी के टाइम पीरियड में आ जाएं तो ये वो समय था जब सेकेंड जैन काउंसिल आयोजित की गई और काउंसिल का वेन्यू वल्लभी और इसके चेयरमैन देवार्दी गनी थे। इसी सेकेंड जैन काउंसिल में 12 अंगों और 12 उप अंगों का अंतिम संकलन किया गया था। गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के साथ ही भारत में कई नई डायनेस्टी का राइज हुआ और इनमें सबसे फेमस है पुष्यभूति डायनेस्टी। अराउंड 606 से 647 एडी के बीच हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में थानेश्वर नामक जगह पर पुष्यभूति डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इस डायनेस्टी में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन जैसे रूलर्स हुए। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और हर्षवर्धन 606 एडी में थानेश्वर के रूलर बने। हर्ष ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी कैपिटल ट्रांसफर की और वान सॉन्ग के अकॉर्डिंग हर्ष ने नॉर्थ इंडिया के 5 स्टेट्स को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था। दोस्तों हर्षवर्धन को इंडिया का लास्ट हिंदू रूलर भी कहा जाता है और हर्ष ने 3 फेमस बुक्स नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी थी। बाणभट्ट हर्ष जिन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी जैसी बुक लिखी थी, वे हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। इतना ही नहीं, हर्ष के कोर्ट में हरिदत्त और जयसेन जैसे फेमस स्कॉलर भी रहते थे। हर्ष की लाइफ के बारे में उनकी बायोग्राफी हर्ष चरित्र से इंफॉर्मेशन मिलती है, वहीं हर्ष के पीरियड की सोशल एंड रिलीजियस इंफॉर्मेशन कादम्बरी से मिलती है। हर्षवर्धन के एंड के बाद राइज होता है अर्ली मेडिवल स्टेट्स का, जिसे हमने मेडिवल इंडिया के वीडियो में, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें कवर किया है। दोस्तों ये तो थी एक पॉलिटिकल जर्नी हमारे ग्लोरियस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।